हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 10 मिनट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज पूरे दिन हर एक एक घंटे के गैप में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर का हम लोग 10 मिनट सीरीज रिवीजन करेंगे। मैंने पूरे साल आपको डीपली पढ़ाया मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट वाइज, फिर हमने वन शॉट भी अच्छे से कर लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम लोग 10 मिनट रिवीजन सीरीज करने जा रहे हैं। आज का दिन पूरी तरीके से डेडिकेट कर देना मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और लगभग 6 वीडियोस आएंगे 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर, हर चैप्टर की अलग अलग पूरे डीपली अच्छे से कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा। और आज शाम को 6 बजे मैं लाइव लूंगा, जिसके अंदर मैं कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। और कल शाम को 6 बजे इसी चैनल पे लाइव होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन, और कल दिन भर में 10 मिनट रिवीजन सीरीज आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर वाइज। तो स्टे ट्यून, एंड तक देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा और क्विकली पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बिफोर एग्जाम देखकर इसे जरूर जाना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेशनल इनकम से। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। वैसे 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, और तीसरा गवर्नमेंट, चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन आपको जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है वो 2 सेक्टर में ही पढ़ना है। यहां पे बनाना हाउस होल्ड, यहां बनाना फर्म। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करता है बदले में? फैक्टर पेमेंट जो है इनको दे देता है। लैंड के बदले रेंट, लेबर को वेजेस सैलरीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैपिटल, और मालिक को मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। फिर फर्म क्या करता है? सामान बनाता है, इनको बेचता है गुड्स एंड सर्विसेज, और ये लोग उस गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करते हैं बाय वे ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। जनरेशन फेज जहां पे प्रोडक्शन होता है, दूसरा डिस्पोजिशन फेज जहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जिन जिन लोगों ने प्रोडक्शन करने में हेल्प की है उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस में इनकम जनरेट किया जाता है। फिर वो लोग आगे खर्च करते हैं तो उनका खर्चा किसी और की इनकम बनता है, जिसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। देयर आर 3 फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और जो फैक्टर पेमेंट है, इन दोनों को कहा जाता है मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। जबकि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और गुड्स एंड सर्विसेज है, इन दोनों को कहा जाता है रियल फ्लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। तो जो रियल फ्लो है वो फिजिकल फ्लो है, वो मेजर करता है प्रोडक्शन वॉल्यूम को, और ये डिटरमाइन करता है ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी को। इसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो है। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहा जाता है, और ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो। स्टॉक वो वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल वो जो बदलता है और आप उसके बदलाव को मेजर कर सकते हो। जैसे वजन बदलता है इंसान का, जब आप छठी में थे आपका वेट अलग था, 12th में थे आपका वेट अलग था, उसको मेजर किया जा सकता है, वो वेरिएबल है। उसी तरीके से आपके हाइट को मेजर किया जा सकता है, वो वेरिएबल है। लेकिन इंसान के बॉडी का कलर, मान लो गोरा हो गया, सांवला हो गया, काला हो गया, आप उसकी कलर को मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटी में, तो वेरिएबल नहीं है, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। स्टॉक टाइम डायमेंशन नहीं है, यहां कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, बिकॉज यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम पे चीजों को मेजर किया जाता है। जैसे वेल्थ, किसी की वेल्थ आज कुछ है कल कुछ और है, तो वेल्थ को स्टॉक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मनी सप्लाई, देश के अंदर कितने पैसा है, कितना पैसा देश के जनता के पास है आज की डेट पे, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई, वो भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जबकि फ्लो क्या है? टाइम डायमेंशनल है, इसका एक टाइम होता है, पर मंथ, पर एनम, पर क्वार्टर, एक आगे पर आ जाए। जैसे गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या है? आपका फ्लो हो गया। लेकिन दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर, वो क्या हो गया? आपका स्टॉक हो गया। स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, बदलता नहीं है। फ्लो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, बदलता है। वेल्थ, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा, स्टॉक ऑफ वाटर इन टैंक, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, पॉपुलेशन, है ना, किसी पर्टिकुलर डेट पे। स्टॉक जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपका। और इवन जो बैलेंस शीट है वो भी एक डेट पे बनता है, तो बैलेंस शीट भी क्या है? स्टॉक है। जबकि चेंज इन इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेविंग, प्रॉफिट लॉस, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट्स, डिमांड, सप्लाई, पानी अगर लीक कर रहा है टंकी से, गाड़ी की जो स्पीड है, वो सारी चीजें क्या है? आपका फ्लो है। नॉर्मली अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो फ्लो है, क्योंकि साल भर का मेजर किया जाता है या 10 ईयर्स में मेजर किया जाता है। लेकिन पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट पे जो है वो क्या? आपका स्टॉक है। टाइप्स ऑफ गुड बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरीके से बन के तैयार है बाय देयर फाइनल यूजर, वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, सामान बिल्कुल रेडी है, आप उसे यूज करोगे सीधा का सीधा, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अगर मैंने घर के लिए
चीनी खरीदी है, ठीक है, चाय बनाने के लिए, तो वो एक फाइनल गुड्स है। या फिर मैंने घर के लिए मिठाई खरीदी, वो भी फाइनल गुड्स है। मैंने घर के लिए एसी खरीदा, तो वो भी फाइनल गुड्स है। घर के लिए अपने लिए कपड़े खरीदे, वो भी फाइनल गुड्स है। अब जो एसी मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा वो भी फाइनल गुड्स ही है। जो मशीनरी मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा वो भी फाइनल गुड्स ही है। लेकिन अगर मैं उस मशीन को बेचूंगा किसी और को या रीसेल करूंगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। मैं चीनी खरीद रहा हूं मिठाई बना के बेचने के लिए, तब वो हो जाएगा रॉ मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स जो है वो दो टाइप के हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है, और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो वो अपने बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट यूज कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। मैंने घर के लिए कार खरीदी, कंज्यूमर घर के लिए कार खरीदी, वो कार फाइनल गुड्स है, ठीक है, और मैं घर के लिए खरीद रहा हूं तो वो कंज्यूमर गुड्स भी है। लेकिन वही कार अगर मैं अपने टूर एंड ट्रैवल की जो मेरी कंपनी है मैं उसमें लगवा रहा हूं तो वो फाइनल गुड्स है, लेकिन फाइनल गुड्स के साथ साथ वो कैपिटल गुड्स भी है, क्योंकि वो एक बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट यूज हो रहा है। घर के लिए एसी खरीदा तो फाइनल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। अपने बिजनेस में एसी लगवाया, अपने ऑफिस में, अपने स्टूडियो में एसी लगवाया, तो वो फाइनल गुड्स के साथ साथ कैपिटल गुड्स भी है, क्योंकि वो एक बिजनेस में एज अ मशीनरी यूज हो रहा है, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स को बोलते हैं रॉ मटेरियल। जो भी आपने सामान खरीदा है या तो उसको आप रीसेल करोगे या फर्दर उसका प्रोडक्शन करोगे। लाइक बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने चीनी खरीदा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। बिस्किट खरीदा और बिस्किट को ही बेचा मान लो मार्जिन रख के, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है। वो या तो रीसेल होगा या फर्दर कंजप्शन किया जाएगा। कंजप्शन गुड्स बता दिया, जो कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है। कैपिटल गुड्स यानी वो मशीन जो किसी बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट यूज होता है। अब इसके अलावा आप ये कह सकते हो ड्यूरेबल गुड्स, जो लंबे समय तक यूज किए जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक ही बार कंजप्शन किया खत्म, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने बर्गर खाया तो खत्म, दोबारा उसका यूज नहीं हो सकता। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? डिफरेंस की बात करें तो फाइनल गुड्स का मीनिंग क्या है? दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल गुड्स की बात करें, इनका पर्पस या तो कंजप्शन होगा या तो इन्वेस्टमेंट होगा, दो ही पर्पस है। इनके भी दो पर्पस है, या तो वो प्रोडक्शन होगा एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा या फिर वो रीसेल किया जाएगा। नेचर की बात करें, फाइनल गुड्स डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स ना ही डोमेस्टिक ना ही नेशनल कहीं भी इंक्लूड नहीं होते। अगर मैं फाइनल गुड्स की बात करूं, नो वैल्यू एडिशन, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। सामान बिल्कुल पूरी तरीके से बनकर तैयार है, कुछ ऐड नहीं कर रहा। लेकिन ये भी आधा अधूरा है, इसमें आपको वैल्यू एडिशन करना है। चीनी खरीदी तो मिठाई बनाना है, कुछ वैल्यू ऐड उसमें करना है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है फाइनल गुड्स, जबकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है अभी भी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दूध खरीदा आप लोगों ने घर के लिए कंजप्शन पर्पस से, या मशीन खरीदा अपने बिजनेस में लगाने के लिए, दोनों ही केसेस में फाइनल गुड्स है। जो मशीन घर के लिए खरीदा उस पर जो खर्चा किया गया उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो मशीन आपने बिजनेस में लगाया उसके लिए जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बट दोनों केसेस में मशीन इज ऑलरेडी ऑलवेज फाइनल गुड्स, लेकिन जब उसे रीसेल करोगे तो वो कहलाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, मिल्क खरीदा बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने एज ए रॉ मटेरियल, तो वो क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर दूध खरीदा आगे डेयरी वाले ने दूध ही बेचने के लिए, दूध खरीदा उसी को बेच दिया आगे चल के, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। नेशनल इनकम में अलग अलग बेसिक फॉर्मूले होते हैं कन्वर्जन के। तो यहां पे सबसे पहला है ग्रॉस और यहां रखेंगे नेट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस का एनएफआईए है, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस का एनएफआईए। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आएगा एनएफआईए। ध्यान से सुनना, धीरे धीरे। नेशनल बड़ा होता है हमेशा, डोमेस्टिक छोटा होता है, लेकिन स्टेटमेंट तभी सही है जब एनएफआईए पॉजिटिव हो। अगर एनएफआईए नेगेटिव हो गया तो डोमेस्टिक बड़ा होगा और नेशनल छोटा होगा। एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है। इस पेन की मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, फैक्टर कॉस्ट जो है वो कम होगी। एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी आने के लिए प्लस एनआईटी। एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आईटी के अंदर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी होता है। और अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो साइन को चेंज कर देना। एनआईटी हमेशा पॉजिटिव है तभी एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा। अगर एनआईटी नेगेटिव हो गया तो एफसी बड़ा हो जाएगा, एमपी छोटा। एनआईटी तभी नेगेटिव होगा जब इंडायरेक्ट टैक्स छोटा होगा और सब्सिडी बड़ा। ये 5 और ये अगर 4 है, यानी कि सब्सिडी बड़ा और आईटी छोटा, तभी एनआईटी नेगेटिव होगा। और अगर एनआईटी नेगेटिव हो गया तो एफसी ज्यादा होगा और एमपी क्या होगा? कम होगा।
नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन मेथड से निकलता है जीडीपी एमपी और जीवीएमपी। जीवीएमपी अलग अलग सेक्टर का होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और तीनों सेक्टर के जीवीएमपी को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी सेम निकलता है जो प्रोडक्शन मेथड से निकलता है, जीडीपी एमपी। प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक को मिलाकर बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आएगा जीवीए एमपी। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सेल्स आपके दो चीजों को जोड़ के आता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर आपको सेल्स भी दिया है, एक्सपोर्ट भी दिया है तो एक्सपोर्ट मत लेना, खाली सेल्स लेना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया है तो उसको आप सेल्स में ऐड करोगे। परचेज ऑफ फाइनल गुड्स लाइक मशीनरी इज नॉट टू बी एडेड एज अ क्लास। अगर मशीन खरीद रहे हो ना तो वो परचेज ऐड नहीं करोगे बिकॉज वो इंटरमीडिएट परचेज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल के परचेज लेते हैं। अगर आपको परचेज दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और डोमेस्टिक परचेज दिया है, सॉरी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है और इंपोर्ट दिया है तो इंपोर्ट मत लेना। डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तब आप दोनों को ऐड करोगे। तो खाली परचेज तो परचेज हो गया, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट दिया तभी आप दोनों को ऐड करोगे। अगर सेल की यूनिट गिवन है तो प्लीज गलती मत करना, पेपर में कई बार सेल की यूनिट आ जाती है कि 5 यूनिट बेचा है, 500 यूनिट बेचा है, हर यूनिट की कीमत 100 रुपए है, इस तरीके से आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स जरूर निकालना। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है, आप ध्यान रखना। ओके, अब अगर एक बार आप प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एमपी निकाल लोगे, फिर जिसमें चाहो आप उसमें कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्जन का मैंने फॉर्मूला शुरू में बता ही दिया। मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड है इनकम मेथड, जिससे निकलता है एनडीपीएफसी। तीन चीजों को जोड़ना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट और मिक्स इनकम। ध्यान रखना, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट चारों को मिला के कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट को आपने बिल्कुल भी लेना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा रहता है ना तो साइन को चेंज कर देना होता है, प्लस की जगह माइनस। सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया तो क्या करेंगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड लेंगे। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, बोलेगा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है आपको टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अच्छा, अब इसके बाद प्रॉफिट्स अगर नहीं दिया है तो सर रेंट दिया, रॉयल्टी दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, प्रॉफिट्स दिया हुआ नहीं है। तो प्रॉफिट अगर दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया तो जीरो मान लेना, बट प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान रखना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही रिटेन अर्निंग बोलते हैं, प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। तो अगर आपको प्रॉफिट दिया है फिर तो इन तीनों को मत लेना, प्रॉफिट नहीं दिया तो इन तीनों को ऐड कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरा मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड दिया होगा, ठीक है, नहीं तो जीरो। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, चार चीजें जोड़नी होती है, निकलता क्या है, जीडीपी एमपी। पहली चीज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, दूसरी चीज है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरी चीज है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो तुम्हें दो चीजें ऐड करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसको एडिशन टू स्टॉक भी बोला जा सकता है, इंक्रीज इन स्टॉक भी बोला जा सकता है। डिक्रीज इन स्टॉक अगर बोल दिया तो साइन को चेंज कर देना, भूलना मत। देखो जब भी ये फिक्स आ जाए ना, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो समझ जाना उसमें आपको चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सर अगर नेट इंपोर्ट दिया गया हो तो साइन को चेंज कर लेना, जैसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया होता था साइन को चेंज कर देते, उसी तरीके से नेट इंपोर्ट दिया होगा साइन को चेंज कर देना है। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है ना हमें यहाँ पे, अगर वो नहीं दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो भाई नेट को हटाने के लिए डेप ऐड कर देंगे। सर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो नेट को हटाने के लिए डेप ऐड करोगे, फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो डेप्रिसिएशन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस नेट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस करोगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड, रेजिडेंशियल, पब्लिक तीनों को ऐड करोगे तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर उसमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि आपको यहां पे चाहिए। ये तीनों मेथड अच्छे से ध्यान रखना, न्यूमेरिकल 100% आएगा। मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा किसी भी 10 मिनट रिवीजन सीरीज में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल के लिए एक सिंगल वीडियो बना दी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
नेक्स्ट है प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? सेकंड हैंड गुड्स को मत लेना क्लास, क्योंकि उसकी सेल परचेज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, जो वो पहली बार सेल हुआ था। बट सेकंड गुड्स की सेल परचेज पे कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन है, वो नई सर्विस है, उसको ऐड करना है। अपने लिए अगर आपने कोई अनाज उगाया है तो उसको क्लास आपने उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ऐड करना। लाइक आपने उगाया था मार्केट के लिए, बट आपने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उसे रख लिया। लाइक आपने 500 किलो अनाज उगाया था, लेकिन 50 किलो आपने अपने लिए रख लिया है, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू अंदाजे से कितनी होगी वो निकाल के नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करते, क्योंकि क्लास ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड है। अगर काउंट करोगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज स्टॉक को ऐड करते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर। और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट कंसिडर। हाउस वाइफ की सर्विस, मदर की सर्विस, सिस्टर की सर्विस, घर की जितनी भी सेवाएं मिल रही है ना क्लास आपको, हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग किसको कहते हैं? जब आप एक चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हो, यानी कि जब आप रॉ मटेरियल को, इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसिडर कर लोगे, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। पेपर में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक किसान ने अलग अलग तरीके से पूछे, बट क्वेश्चन ये आता है, एक किसान ने एक टन जो है वो अनाज उगाया और 400 का बेचा, तो उसकी सेल कितनी हो गई? 400। किसको बेचा? फ्लोर मिल वाले को। फ्लोर मिल वाला कहता है ये तो मेरे लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन जो फार्मर है वो कहता है मेरे लिए फाइनल सेल है, तो सेल हो गई 400 की। फ्लोर मिल वाला उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है और उसका आटा बना के 600 का एक बेकरी वाले को बेच देता है। फ्लोर मिल वाला कहता है मेरा तो ये फाइनल सेल है, बट बेकर वाला कहता है भाई मेरे लिए तो ये रॉ मटेरियल है, मैं तो इससे ब्रेड बना के आगे मैन्युफैक्चरर को बेचूंगा। तो मैन्युफैक्चर जो ब्रेड बना के 800 रुपए का आगे वो बेच देता है। फिर वो उसके लिए तो फाइनल सेल हो गई, लेकिन वो दुकानदार के लिए तो वो रॉ मटेरियल है, वो आगे किसी ग्राहक को बेच देता है कितने में? 900 में। और ग्राहक आगे किसी को नहीं बेचेगा, क्योंकि ग्राहक ने चीजें अपने खरीदी है, वो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स है, और बाकी सबके लिए वो चीज क्या थी? इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो फाइनल सेल हुई है वो 900 की ही हुई है। अगर आप इन सबको ऐड करके बोलोगे फाइनल सेल 2700 की हुई है, तो ये गलत कैलकुलेशन है। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो सर कैसे अवॉइड करेंगे इसको? हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? या तो लास्ट में जो फाइनल सेल है आप सिर्फ उसकी वैल्यू लो, या हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है आप वो ले लो। यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितनी सर? पूरी 400। ये यहाँ तो यहाँ 400 का सामान 600 का बेचा, 200 का वैल्यू एडिशन। 600 का 800 का बेचा, 200 का वैल्यू एडिशन। 800 का 900 का बेचा, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन। तो टोटल 400 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना आ गया? 900। या तो आप हर स्टेज पे जो वैल्यू एडेड है वो ले लो टोटल आउटपुट की जगह पे, या फिर सीधे फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ले लो, इससे डबल काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सबको ले लिया है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी डबल काउंटिंग की। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इनकम मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप, फ्री में कमाई गई हुई कोई भी इनकम काउंट नहीं करते, इवन इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग, इन सबको काउंट नहीं किया जाता। क्लास को ये थोड़ी बताएगा कि मेरी चोरी से इतनी इनकम आई है, मेरी लॉटरी को भी काउंट नहीं किया जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं किया जाता, बट सेकंड हैंड गुड्स पे कोई सर्विसेज है, कोई क्लास कमीशन है, वो हम काउंट करेंगे। डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर डिबेंचर पे कोई इनकम आई है उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन शेयर डिबेंचर्स पे कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन है, हम उसको काउंट करेंगे, वो नई फैक्टर इनकम है। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, मालिक अपने ही मकान में रह रहा है, उसे किराए पे नहीं दिया, एक फ्लोर किराए पे दिया, दूसरे में वो खुद रह रहा है, तो उसकी भी इंप्यूटेड वैल्यू निकालेंगे कि भाई तुम रेंट पे देने वाले थे बट तुम खुद रह रहे हो, तो भैया उसका अंदाजा निकालो कितनी वैल्यू, और हम उसको काउंट करेंगे। तो ध्यान रखना, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस हम ऐड करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में किन किन बातों का ध्यान रखना है? प्रिकॉशंस क्या क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई खर्चा आप काउंट नहीं करना। सेल्फ कंजप्शन, आपने अपने लिए कोई चीज उगाया, जैसे अनाज आपने मार्केट के लिए उगाया था 500 किलो, 50 किलो आपने अपने लिए रख लिया है, तो उस 50 किलो को भी तो उगाने में कुछ खर्चा आया होगा ना, तो कमाई भी ऐड करोगे, उसे खर्चा भी आप ऐड करोगे। ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं करते हैं ना, फ्री में जो पेमेंट किया, चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट, ओल्ड एज पेंशनशिप, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस, वो हम ऐड नहीं करते। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर डिबेंचर पे कोई खर्चा किया ऐड नहीं करेंगे, लेकिन कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन पे खर्चा किया, वो नई खर्चा है, वो हम ऐड करेंगे। और सेकेंड हैंड गुड्स पे खर्चा नहीं ऐड करते, और इंटरमीडिएट गुड्स पे भी खर्चा हम लोग ऐड नहीं करते। ये तीनों मेथड के प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं तुमको ये भी करा दूंगा आज की कौन कौन से आइटम्स नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं, कौन से नहीं करते, अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, तो आपको बहुत हेल्प रहेगा। ऊपर से डिफरेंस की जो वीडियो वो भी लेके आऊंगा, पूरे सिलेबस में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको आज अच्छे से करा दूंगा। नेशनल इनकम, सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट, ये वर्ड आप हाईलाइट कर लो। नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को हम लोग ऐड करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी है जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है हमारा, जहां पे हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। सीधे सीधे बोलूं
भारत को जो मैप है, मैप के साइड में जितना भी एरिया है ना क्लास, बाउंड्री वॉल जितनी भी हमारी, वो सारा का सारा हमारी टेरिटरी का पार्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है जो हमारे मैप के अंदर है ना, वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी एक्सेप्ट एम्बेसी और क्लास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी पूरा हमारा इंडिया, लेकिन अगर जहां पे एम्बेसीज है, जहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको अपना पार्ट नहीं मानेंगे, वो उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट है जिसका वो एम्बेसी है। शिप और एयरक्राफ्ट जो इंडिया ओन कर रहा है, भले ही वो अलग अलग जगह पे जा रहा है, अलग अलग समंदर में जा रहा है, लेकिन फिर वो हमारा ही पार्ट होगा। मान लो क्लास कोई एयरक्राफ्ट है जो मतलब कि नई दिल्ली से जा रहा है लंदन जा रहा है, ठीक है, फिर लंदन से वो जा रहा है मान लो बर्लिन जा रहा है, फिर वापस इंडिया में आ रहा है, तो वो हमारे टेरिटरी का पार्ट है, भले क्योंकि हम ओनर है उसके, भले वो कई कई कंट्री में जा रहा है। सिमिलरली पानी के जहाज के लिए फिशिंग वेसल, ऑयल रिग, जो इंटरनेशनल वाटर में फिशिंग वेसल्स होते हैं, ऑयल रिग्स होते हैं जो नीचे से जो वो निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं समंदर के नीचे से, उसका मालिक अगर इंडियन है तो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। बाहर कंट्री में अगर हमारी कोई एम्बेसी है तो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। अमेरिका में, चाइना में, रशिया में इंडिया की जो एम्बेसी है वो इंडिया की ही टेरिटरी का पार्ट है, भले वो उनके देश में है, लेकिन एम्बेसी सबका अपना होता है। उनके देश में अगर हमारी एम्बेसी है तो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो पहला एम्बेसीज, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एंड ऑफ फॉरेन कंट्री। बाहर कंट्री की एम्बेसी जो इंडिया में है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे बाहर कंट्री में जो इंडिया की एम्बेसी है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, तो बाहर हमारी कंट्री में जो बाहर की एम्बेसी है वो भी क्लास किसका पार्ट है, वो उनकी टेरिटरी का पार्ट है, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, WTO, UNO ये हमारी कंट्री में है, लेकिन फिर भी हमारी टेरिटरी का पार्ट इसको नहीं मानते। जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है, और जब भी हम ये बात करते हैं रियल जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन 4 एक्सेप्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन गरीबों को नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट अमीरों को मिल रहा है, तो वो जीडीपी का लिमिटेशन है, जीडीपी वेलफेयर का। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन किस चीज का जीडीपी बढ़ रहा है, आर्म्स, हथियार, गोला बारूद, इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो गरीबी भुखमरी इससे नहीं मिटती है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्लास एक्सेप्शन, लिमिटेशन है जीडीपी वेलफेयर का। बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, आज भी ये सिस्टम चलता है। किसान जो है वो पैसे की जगह अनाज लेता है, तुम भी सामान के बदले सामान खरीद सकते हो गांव में आज की जगह पे। किसी को मान लो आपने जूते दे दिए, उसे सोन पापड़ी खरीद ली, सब्जी खरीद लिया, कप कप खरीद लिया, कुछ सामान देके, अनाज देके, कुछ नारियल देके, तो भैया आज भी हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम एक्सचेंज चलता है, जिसकी वजह से जीडीपी एक्यूरेट मेजर नहीं की जा सकती। जीडीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, सामान के बदले सामान ले लिया, सेल तो हुई ही नहीं, तो जीडीपी जो दिखा रहा है वो सही है, हम कैसे पता कर ले, हम मानते ही नहीं वो सही है। अगला है एक्सटर्नलिटीज, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो जीडीपी पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसी इंसान ने अच्छा सा गार्डन बनाया, पार्क बनाया, उससे सबका फायदा हो रहा है, बट क्योंकि कोई उसको पेमेंट नहीं कर रहा तो जीडीपी में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गाड़ियां बहुत सारी बन रही हैं, सेल हो रही है, लेकिन धुआं भी तो निकल रहा है, पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, फ्यूल भी तो बर्न हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी तो हो रही है, बट उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई फैक्ट्री से धुआं छोड़ रहा है, इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाती तो इसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, भले ही क्लास से कितना ही नुकसान हो जाए, लोगों का पॉकेट पे कितना खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ जाए, लेकिन जीडीपी में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जीडीपी में तो बस प्रोडक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उस प्रोडक्शन से जो कंजप्शन और वेस्ट जनरेट होता है, जो पॉल्यूशन जनरेट होता है, उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, एक्सटर्नलिटीज आएगा ही आएगा, लिख लो इस बात की, वीडियो के पेपर के बाद बताऊंगा, देखो मैंने बताया था और आया भी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस, रियल जीडीपी जब जीडीपी को बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है उसको रियल जीडीपी बोलते हैं, और जब जीडीपी को करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। मैं बोलूंगा 2025 में कितना अनाज उगाया जी, 1000 टन अनाज उगाया, एक टन की कीमत कितनी है आज जी, 100 रुपए है, तो जीडीपी हो गई 1,00,000 रुपए, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन बोलूंगा 2015 का प्राइस कितना था जी, 50 रुपए, तो ये हो गया 50,000 रुपए, इसको क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग ले लेते हैं। रियल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर माना जाता है वेलफेयर का, जबकि नॉमिनल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर नहीं माना जाता, और हमेशा रियल जीडीपी बेटर होता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। फॉर्मूला क्या है रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी अपन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर प्राइस अपन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, अगर आपको करंट और बेस ईयर प्राइस दे रखा है। सी ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा, बेस नीचे आता है। दोनों जीडीपी के बीच के जो डिफरेंसेस है, दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंसेस है, उसको मेजर करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर से या प्राइस इंडेक्स से, जिसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। भूलना मत, नॉमिनल एबीसीडी में एन पहले आता है, आर बाद में आता है, इनटू 100। यह है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला या प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, आप ध्यान से इसको पढ़ के जाना, पक्का यहां से क्वेश्चन बनेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, और इसके अलावा नेट रिटेन अर्निंग, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, टैक्स और डिविडेंड के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना उसको वो क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स, जो आपने बचा लिया। ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई है।
डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस क्या होता है? एसेट चुर गई, आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। इसके लिए प्रोविजन बना सकते हो, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनता। अगर डेप्रिसिएशन है तो प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा, रिपेयर करा देंगे। मशीन चुर गई, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, तो फिर ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देता है, इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। दैट्स इट। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको पूरा का पूरा सीरीज अच्छे से रिवीजन कराया। 10 मिनट रिवीजन सीरीज में ऐसे ही 1 घंटे में हर एक चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, और आई होप आपको मजा भी आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि फटाफट फटाफट सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रिवीजन करा दूं, कुछ चीज छूटे ना। तो आई होप आपको मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। इसी तरीके से सीयूईटी की भी और इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, सबकी प्रिपरेशन कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।